तिब में जरासीमी और वायरस से पैदाशुदा अमराज का असूल इलाज क्या है और तिब में एंटीबायोटिक कौन सी अद्वियात हैं, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि एंटीबायोटिक का काम करती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका उन्वान हम आपको पहले ही बता चुके हैं जी कि तिब में एंटीबायोटिक कौन सी हैं, यानी नेचुरल एंटीबायोटिक कौन सी हैं, और तिब में जरासीमी अमराज और वायरल अमराज का असूल इलाज क्या है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वक्त अगर एलोपैथिक तरीका है इलाज का जायज़ा लिया जाए तो उनकी पूरी की पूरी बुनियाद जो है वो एंटीबायोटिक पे खड़ी है। अगर एलोपैथी से एंटीबायोटिक को निकाल दिया जाए तो बाकी एलोपैथी में कुछ नहीं बचता। एलोपैथी में जो दूसरी अहम तरीन चीज़ है वो है सर्जरी, और सर्जरी की भी बुनियाद जो कायम है वो एंटीबायोटिक पर है। अगर एंटीबायोटिक को एलोपैथी से निकाल दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। लेकिन ये जो नज़रिया जिस तरह से एंटीबायोटिक को पेश किया जाता है वो क्या इतना मुफीद है, इस वीडियो में आज हम उसका भी जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जायज़ा लेंगे कि एंटीबायोटिक अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, एंटीबायोटिक अद्वियात कब इस्तेमाल करवानी चाहिए, जरासीमी और वायरल अमराज जो है वो कैसे पैदा होते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में हम इंशाल्लाह तफसील से इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि जरासीम जो है, वायरस जो है, जरासीम जो हैं वो पैदा कैसे होते हैं और अमराज का सबब कैसे बनते हैं और क्या वो हर सूरत में नुकसानदेह हैं। तो दोस्तों, हम वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो जरासीमों की पाई जाती है और सबसे तेज़ तरीन जो अफज़ाइश नस्ल है वो भी जरासीमों की ही है। और दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में जरासीम जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद जितनी भी ज़्यादा हो जाए वो इन तीन जो है सूरतों से बाहर नहीं जाते। कौन से? या तो ये जरासीम और वायरस जो है वो राड नुमा होंगे, डंडा नुमा होंगे, या वो घोंघा नुमा होंगे, या वो गेंद नुमा होंगे। इसके अलावा उनकी और कोई सूरत नहीं पाई जाएगी, चाहे वो लाखों करोड़ों की तादाद में ही पाए जाएंगे। अगर उनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो वो इन तीन सूरतों में ही आते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि जो जरासीम हैं या वायरस हैं ये पैदा कैसे होते हैं। जरासीम हो गए या वायरस हो गए, ये बग़ैर रतूबत के पैदा नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये जरासीम और वायरस हमारे जिस्म में मौजूद हैं और हर वक्त मुफीद अफ़ाल सर अंजाम दे रहे हैं। ये अमराज का सबब तब बनते हैं जब हमारे जिस्म में पाई जाने वाली जो रतूबात हैं ये मुताफ़न हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये मुताफ़न हो जाएंगी तो उनमें जो जरासीम होंगे वो भी मुताफ़न होकर गैर तबाई जो है अफ़ाल सरजद करके अमराज को पैदा कर देंगे। ठीक है जी, तो गोया ये मालूम हुआ कि हमारे जिस्म में जो रतूबात हैं वो जब मुताफ़न होती हैं तो तब जरासीम और वायरस जो है वो अमराज का सबब बनते हैं। जब तक रतूबात साले रहें, साफ़ सुथरी रहें, उस वक्त तक ना ही जरासीम अमराज फैलाने का सबब बनते हैं और ना ही वायरस। हमारे जिस्म में तीन किस्म की रतूबात पाई जाती हैं। नंबर 1 बलगमी रतूबात, नंबर 2 तुरशी रतूबात जिनको हम सौदावी रतूबात कहते हैं, और नंबर 3 पर सफरावी रतूबात या गर्म रतूबात। ठीक है जी, ये तीन किस्म की रतूबात जो हैं ये पाई जाती हैं और तीनों अपने अपने मुतल्लिक़ा अज़ा की खुराक बनती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बलगमी रतूबात दिमाग की ग़िज़ा बनती हैं, सौदावी रतूबात दिल की ग़िज़ा बनती हैं, सफरावी रतूबात जिगर की खुराक बनती हैं। तिब ये कहती है कि जब तक रतूबात कहीं पर रुक कर मुताफ़न ना हों उनमें जरासीम पैदा होकर गैर तबाई सूरतें इख्तियार ही नहीं कर सकते। तो तिब ये कहती है कि जो जरासीम हो गए या वायरस हो गए ये डायरेक्टली अमराज का सबब नहीं बनते बल्कि इनडायरेक्ट जो है वो अमराज का सबब बनते हैं। अब कैसे इनडायरेक्ट सबब बनते हैं? मिसाल के तौर पर जी दिमाग हमारा एक उज़्वे रईस है, अगर ये सोजिशनाक हो जाए, वरमनाक हो जाए तो खून से जो बलगमी रतूबात हैं इनका तरशे, इनका गिरना ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? ताकि दिमाग व असाब की वरम और सोजिश को दूर किया जा सके। अब जब दिमाग और असाब की वरम और सोजिश दूर ना हो सके तो इन रतूबात का तरशे मुसलसल जारी रहता है, जिसकी वजह से ये रतूबात वहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं
और मुतफ़न हो जाती हैं। जब मुतफ़न हो जाती हैं तो उनमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये जरासीम जो है वो राडनुमा होते हैं, जैसे ये बाल पॉइंट आपको नज़र आ रही है। इसी तरह हमारे कल्ब व उज़लात में अगर सोजिश और वरम हो जाए तो खून से तुर्श रतूबात गिरती हैं। अगर कल्ब व उज़लात की वरम और सोजिश दूर हो जाए तो तुर्श रतूबात का ये त्रशे भी रुक जाता है। लेकिन अगर कल्ब व उज़लात की वरम और सोजिश दूर ना हो सके तो फिर ये तुर्श रतूबात का त्रशे जारी रहता है। ये तुर्श रतूबात वहाँ पर इकट्ठी होकर मुतफ़न हो जाती हैं और उनमें जरासीम और वायरस पैदा हो जाते हैं। तो उनकी जो शक्ल होती है वो घूंघानुमा होती है। इसी तरह हमारा जिगर व गुदद है, अगर वो सोजिशनाक हो जाए तो खून से गर्म रतूबा सफरावी रतूबात का त्रशे बढ़ जाता है। अगर जिगर व गुदद की वरम और सोजिश दूर हो जाए तो रतूबात का ये इजाफी त्रशे भी रुक जाता है। अगर जिगर व गुदद की वरम और सोजिश दूर ना हो सके तो ये सफरावी रतूबात वहाँ पर इकट्ठी होकर मुतफ़न हो जाती हैं और इनमें जरासीम और वायरस पैदा हो जाते हैं और उनकी शक्ल जो है ये गोल गेंदनुमा हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस के हो गए और ये टाइफाइड के हो गए या कोरोना वायरस के हो गए वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि जरासीमों और वायरस की शक्ल सूरत भी मालूम हो गई, ये भी मालूम हो गया कि ये पैदा कैसे होते हैं और इनकी शक्ल सूरत भी हमारे सामने आ गई। तो अब आते हैं जी कि हमारे पास इन जरासीमी अमराज के इलाज के लिए कुदरती एंटीबायोटिक कौन सी अद्वियात हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं दिमाग व आसाब से। जब दिमाग व आसाब में सोजिश होती है तो इस सोजिश को दूर करने के लिए खून से बलगमी रतूबात का त्रशे बढ़ जाता है। अगर दिमाग व आसाब की ये वरम और सोजिश दूर हो जाए तो बलगमी रतूबात का ये त्रशे भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये वरम और सोजिश दूर ना हो सके तो फिर ये बलगमी रतूबात वहाँ पर रुककर मुतफ़न हो जाती हैं और उनमें आसाबी जरासीम जो कि राडनुमा या डंडानुमा होते हैं पैदा हो जाते हैं। और ये कौन से अमराज पैदा करते हैं, यानी आसाबी अमराज, बलगमी अमराज, जैसा कि ये मलेरिया बुखार हो गया, आतशिक हो गया, इस किस्म के, यानी ऐसे मरीज़ों में जिस्म में बलगम की ज़्यादती होती है, रतूबत की ज़्यादती होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, बहने वाला नज़ला होता है, बलगमी बुखार होता है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, तो जो आसाबी अमराज हैं, आसाबी जरासीम और वायरस जो अमराज फैलाते हैं जिनकी शक्ल राडनुमा या डंडानुमा होती है, तो उनके लिए तिब में कौन सी एंटीबायोटिक हैं, ये कानून मुफरद अज़ाम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 जो है एंटीबायोटिक के नुस्खे इजाद दिए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के जरासीमी और वायरल अमराज का बेहतरीन इलाज है। ठीक है जी। अगर ये अलामात पाई जाएँ कि मरीज़ की नब्ज़ इंतहाई गहराई में हो, कवाम में मोटी हो, सुस्त हो, जिसमें रतूबात ज़्यादा पाई जाएँ, तो ऐसी सूरत में जो जरासीम होते हैं वो राडनुमा होते हैं और इनके लिए जो एंटीबायोटिक का नुस्खा दिया गया है वो आप नोट कर लें कि इसमें पहले नंबर पर हलीला सियाह बरियाँ है, दूसरे नंबर पर आमला है और तीसरे नंबर पर गंधक आमलासार है। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम लें, तो ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है जिसका मिजाज उजलाती बनेगा और ये आसाबी जरासीमों को, वायरस को मारने के काम आएगी और हर उस मर्ज़ का इलाज होगी जो कि आसाबी जरासीमों या वायरस से फैलेगा। इसी तरह अगर कल्ब उज़लात सोजिशनाक हो जाते हैं तो इस सोजिश को दूर करने के लिए खून से तुर्श रतूबात गिरती हैं। तुर्श रतूबात रुक कर जब मुतफ़न हो जाती हैं तो उनमें जो जरासीम पैदा होते हैं वो घोंघानुमा होते हैं, जैसा कि टीबी के जरासीम हो गए, डेंगू फीवर के जरासीम हो गए। तो इनकी जो अलामात सामने आती हैं उनमें जिस्म में खुश्की होती है, जिस्म के मुख्तलिफ मखारिज से खून आता है, जिस्म के मुख्तलिफ साख्तें फट जाती हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, जैसा कि मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं तो एच पाइलोरी का जरासीम पैदा हो जाता है, टीबी का जरासीम हो गए, फेफड़ों में जो है अमराज से जरासीम हो गए, तो ये वो तमाम अमराज फैलाते हैं जो कि खुश्क होते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक दवा है जो कि इन जरासीमों का ख़त्मा करेगी जो कि खुश्क यानी तुर्श रतूबात में पैदा होते हैं। ठीक है जी। तुर्श रतूबत में पैदा होने वाले जो जरासीम और वायरस होते हैं उनकी शक्ल घोंघानुमा होती है। इनके लिए जो एंटीबायोटिक हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की, उसके अज्जा नोट कर लें। अजवैन देसी, नमक सफ़ेद और गंधक आमलासार, तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस एंटीबायोटिक कुदरती एंटीबायोटिक का जो मिजाज होगा वो गुद्दी होगा और ये एंटीबायोटिक दवा उजलाती, सोजिश
से या फिर तुर्श रतूबात में पैदा होने वाले जरासीम और वायरस का बेहतरीन इलाज होगी। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं कि अगर हमारा जिगर व गुदद वरमनाक हो जाए, सोजिशनाक हो जाए, तो हमारे खून से सफरावी रतूबात या गर्म रतूबात का तरशे बढ़ जाता है। ये गर्म रतूबात या सफरावी रतूबात जब रुक कर मुतफन हो जाती हैं तो उनमें जो जरासीम और वायरस पैदा होते हैं उनकी शक्ल गोल गेंदनुमा होती है, और ये जरासीम जो है वो सफरावी या गर्म अमराज फैलाते हैं, जैसा कि कोरोना वायरस हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, या दूसरे जरासीमी वायरस अमराज हो गए, हेपेटाइटिस के अमराज हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो इस जरासीमों की वजह से पैदा होने वाले अमराज जो कि गर्म अमराज फैलाते हैं, उनके लिए हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक दवा होगी, तो उसके अज्जा नोट कर लें। पहले नंबर पर हमारे पास मुलट्ठी है, दूसरे नंबर पर सुहागा बिरियाँ है, और तीसरे नंबर पर गंधा कामला सार है। तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस एंटीबायोटिक का जो मिजाज होगा वो आसाबी होगा, बलगमी होगा, और ये एंटीबायोटिक दवा उन तमाम जरासीमों और वायरल अमराज का इलाज होगी जो कि गोल गेंदनुमा जरासीम या वायरस से पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये था नेचुरल एंटीबायोटिक और जरासीमी सुमियत का तिब में असूल इलाज। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें।